नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां पर बिहार बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है लिस्ट। जी हां, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव हो सकते हैं उम्मीदवार। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हो सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। आरा से आरके सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अश्विनी चौबे बक्सर से लड़ सकते हैं चुनाव। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन कुछ ऐसे जिन दिग्गज चेहरों का जिक्र हो रहा है उनका भी लगभग ये बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके साथ ही पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सूत्र हालांकि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आरा से आरके सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही अश्विनी चौबे बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जल्द ही उम्मीदवारों के नाम जारी करेगी। बिहार बीजेपी जल्द जारी कर सकती है लिस्ट, और ये बड़ी खबर आपको बता रहा है बीजेपी के खेमे से। सुजीत हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुजीत, जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कमोबेश कितने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी? सभी एक साथ जारी होगी या फिर कुछ नामों को रोका भी जाएगा? ये देखिए सुनील, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ लोगों की टकटकी वैसे भी लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ सब ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी अपनी सूची को कब जारी कर रही है, किनको किनको मैदान में उतार रही है, किनको किनको मौका देगी। देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जिनको बीजेपी रिपीट कर सकती है। अगर मैं उसमें बताना चाहूं तो कुछ ऐसे नाम है जैसे कि पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी से अशोक यादव, सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद और अररिया से प्रदीप सिंह। पार्टी इनको रिपीट कर सकती है, जो सूचना हमारे पास है। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर लोगों की नजर टिकी हुई है और वो हाई प्रोफाइल होने जा रही हैं कुछ उम्मीदवारों के कारण। जैसे अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र में लगातार तीसरी बार रामकृपाल जो है बीजेपी की तरफ से अपना सम ठोक सकते हैं। और खास बात ये है कि इस बार इनके विरोध में आरजेडी की तरफ से मीसा भारती की उतरने की पूरी संभावना है। और जाहिर सी बात है, जब मीसा इस सीट से अपनी दावेदारी को पेश करेंगी राजद की तरफ से, तो ये हाई प्रोफाइल सीट वैसे भी होनी है। और जहां तक रामकृपाल की बात है, लगातार 2 बार को इस सीट से जीत चुके हैं और उनकी पूरी तैयारी है कि तीसरी बार भी वो इस सीट से अपनी हैट्रिक को दर्ज कर सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पटना साहिब रविशंकर प्रसाद जो है इस सीट से अपनी दावेदारी को लगातार तरीके से जताते रहे हैं, जीत चुके हैं। जीतने के बाद केंद्र में मंत्री भी बने। कतिपय कारणों से उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2019 में उन्होंने बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने हराया था। यहाँ पे शत्रुघ्न उसमें चूंकि उन्होंने विरोध किया था, फिर वो कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि रविशंकर को जीत मिली थी, लेकिन इस सीट पर जो ऋतुराज सिन्हा है, जो कि बीजेपी के पूर्व एमपी आरके सिन्हा के बेटे हैं, जो आईएसआई सिक्योरिटी कंपनी के संस्थापक भी हैं, तो ऋतुराज सिन्हा का नाम भी आ रहा है कि ऋतुराज का भी इस सीट पे, उनकी भी दावेदारी इस सीट पे हो सकती है। और अगर ऐसा होता है, यद्यपि अभी लिस्ट आनी बाकी है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा बीजेपी का पटना साहिब सीट के लिए। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखें तो बक्सर सीट पर अश्विनी चौबे जो है वो अपनी मजबूती को वहां पर दिखाते रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन बक्सर सीट से एक और नाम जो है वो फिजा में तैर रहा है, और उसका नाम है आनंद मिश्रा। ये पूर्व आईपीएस हैं, असम कैडर के आईपीएस हैं। लखीमपुर के जिले के ये वहां असम के एसपी के रूप में वहां पर इनकी पोस्टिंग थी। उन्होंने इस्तीफा दिया था, चुनाव घोषणा के ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चर्चा ये भी थी कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी इनको बक्सर से मौका दे सकती है। और अगर ऐसा ये होता है तो बक्सर के लिए भी और साथ ही साथ पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। हालांकि देखना होगा कि इसके लिए बीजेपी क्या करती है। अगर आरा सीट की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे आरके सिंह की दावेदारी को तय माना जा रहा है कि आरके सिंह फिर यहाँ से अपनी दावेदारी को पेश करेंगे और बीजेपी उनको जरूर मौका देगी। इसके अलावा अगर सासाराम और नवादा, इन दोनों सीटों की बात करें तो सासाराम में 3 और नवादा में 2, ये 2 नाम है जो चर्चा में। सासाराम से 3 नाम चर्चा में है, जिसमें मुरारी गौतम, जो कि हाल फिलहाल में ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। आपको याद होगा जब विधानसभा में बहुमत का दिन था तो यही मुरारी गौतम है जिन्होंने पाला बदल लिया था, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। इसके अलावा ललन पासवान और शिवेश राम भी प्रदेश बीजेपी में अच्छे ठीक ठाक पोस्ट पे हैं। इन तीनों के नाम जो है वो चर्चा में है।
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक और है कि नवादा सीट जो पिछली बार एलजेपी के खाते में थी, इस पर बीजेपी में आ गई है। तो यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि विवेक ठाकुर या फिर अनिल सिंह, इन लोगों के नाम चर्चा में है जो अपनी दावेदारी को पेश कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि बीजेपी आधिकारिक रूप से किस सीट पर किस उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी सुनील। सुजीत, दो नाम जो आपने बताया कि इनमें बदलाव हो सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अश्विनी चौबे का नाम आपने लिया, इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए तो पटना साहिब से आपने बताया कि उनको जो है बदला जा सकता है। क्या इनको दूसरी जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर ये कह दिया जाएगा कि इस बार का ये लोकसभा चुनाव ये दोनों ही बड़े चेहरे नहीं लड़ेंगे? देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि रविशंकर प्रसाद या फिर अश्विनी चौबे अगर इनको मौका नहीं मिलता है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर ऐसी संभावना बनती है, क्योंकि अपने दर्शकों को मैं अपडेट करना चाहूंगा कि यद्यपि अभी बीजेपी की तरफ से आधिकारिक सीट की घोषणा और प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर इन दोनों को बदला जाता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी बिहार के लिए। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि इनको कहीं और भी मौका दिया जा सकता है। अगर इतिहास उठा के देख ले या परिपाटी उठा के देख ले तो शायद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है कि बीजेपी ने किसी सीटिंग एमपी को किसी दूसरे जगह से मौका दिया हो चुनाव मैदान में उतरने का। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर सुजीत ये कि धड़कनें बढ़ी हुई हैं तमाम दिग्गज चेहरों की भी, नेताओं की भी, कि कब लिस्ट आएगी और उसमें क्या लिस्ट में उनके नाम होंगे, और होंगे भी तो कहां किस सीट से उन्हें उतारा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहेगा सुजीत अगली को लेकर भी सुना। ये तेजस्वी और आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को जिस तरीके से वो अपनी बातों को पहुंचाना चाहते थे वो उसमें सफल रहे हैं। लेकिन जहां अभी देश के कई राज्यों में ऐसे चुनाव हुए जहां पे सिटिंग एमपी को एमएलए का टिकट दिया गया और वो वहां से जीते भी, और वो हालांकि वो पार्टी की अपनी रणनीति थी। अब वो रणनीति बिहार में कितनी फिट बैठती है, उस रणनीति को आरजेडी अपनाती है नहीं अपनाती है, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कम से कम इतना जरूर तय है कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी और तेज प्रताप काफी मजबूती से लड़ने बिल्कुल, यानी विधानसभा चुनाव की सक्रियता आरजेडी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और इसीलिए हो सकता है इस प्रयोग से शायद तेजस्वी और तेजप्रताप दोनों ही बचते नजर आएं। ये प्रयोग शायद इस बार वो न करें, लेकिन उनकी दोनों बहनें चुनाव में जा रही हैं, ये तय लगभग हो रहा है। सुजीत, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं बिहार से। ये आपको बता दें जहां पर 12वीं परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। बीई अध्यक्ष ने टॉपर्स के नाम बताए, और आपको ये बता दें कि पासिंग प्रतिशत पहले से अच्छा रहा, ये भी बताया गया। पास होने वालों में ज़्यादातर जो संख्या है वो छात्राओं की है, और छात्राओं ने इस बार फिर से बाजी मारी है बिहार में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं बिहार में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये जानकारी दी गई और टॉपर्स के भी नाम बताए गए। इसमें आपको बता दें कि इस बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है, और प्रतिशत की अगर बात की जाए तो जो पासिंग का प्रतिशत है वो पहले से कहीं बेहतर रहा है इस बार भी। और पास होने वालों की अगर संख्या को देखा जाए तो उसमें छात्राओं ने बाजी मारी है। बिहार के किशनगंज जिले में बिहार दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और इसका आपको बता दें कि उत्सव पूर्वक बिहार दिवस यहां मनाया गया है। तो वहीं जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय स्थित खगड़ा के समीप खेल भवन परिसर में मुख्य समारोह आयोजित कर यहाँ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम थे उनके आयोजन किए। और आयोजित कार्यक्रम में डीएम तुषार सिंगला, एडीएम अमरेंद्र कुमार पंकज की अगर बात की जाए, और इनके साथ ही डीडीसी स्पर्श गुप्ता, एसडीओ लतीफुर रहमान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। तो वहीं आपको बता दें कि +2 बालिका उच्च विद्यालय सहित विभिन्न सरकारी विद्यालयों के छात्राओं के द्वारा भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी संदेश दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम में स्वीप कोषांग का मंच के पास बने सेल्फी पॉइंट पर भी सेल्फी लेने वालों का क्रेज साफ तौर पर दिखा। उधर गोपालगंज में उत्पाद टीम ने एक मकान में छापेमारी कर देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, खुलासा किया है। वहीं शराब के धंधेबाज पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के रजोखर नवादा गांव में की गई है, और गिरफ्तार धंधेबाज जटाशंकर शाह और मुकेश शाह बताए गए। आपको बता दें कि
उत्पाद पुलिस की कस्टडी में कड़े शराब के सातिर धंधेबाज और ज़मीन पर बिखरी हुई शराब और जब्त मशीनें। ये देसी शराब की फैक्ट्री यहाँ पर गोपालगंज के रजोखर नवादा में चलाई जा रही थी। ये धंधेबाज जटा शाह के घर में चल रही थी। देसी शराब बनाकर होली में सप्लाई करने का पूरा प्लान था, लेकिन पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर इन तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कल देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा रजोखर में छापामारी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जटा शाह और उसके पुत्र मुकेश शाह। ये लोग शराब स्प्रिट लाके उससे शराब बोतल में भर के बना के और बेचते थे। इसी क्रम में कार्रवाई की गई, जिसके उनके यहाँ से स्प्रिट 40 लीटर और बना हुआ शराब 392 पीस लगभग 78 लीटर देसी शराब बना हुआ बंटी बबली जिस पे लगा हुआ लोगो। आगे की इनकी कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। खबर अररिया से है, जहां रंगों के पर्व होली की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। होली से आपको बता दें कि होली के पर्व होलियाना मूड में लोग अब नजर आ रहे हैं और रंग अबीर और गुलाल का दौर जारी है। होली की रंगों की रंगीनियत में सराबोर होने का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में फारबिसगंज में सकल मारवाड़ी समाज की ओर से तेरा पंथ भवन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। और आपको बताते चले कि मारवाड़ी समाज के जैन समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों ने शिरकत की और होली का ये उत्सव जमकर एंजॉय किया गया। साथ ही कार्यक्रम में फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी ने भी हिस्सा लिया और राग के फाग के बीच उन्होंने लोगों के साथ वो जमकर झूमे और नाचते नजर आए। मारवाड़ी पंच की ओर से किया जाता है और यह एक अच्छा संदेश है भाईचारे का। हम चाहेंगे कि सभी समाज के लोग इसी तरीक़ा से अच्छे कार्यक्रम करें और होली का जो एक आपस का जो भाईचारा है वो आज हम लोगों को कम से कम मारवाड़ी युवा पंच और तेरा पंच सभी समुदाय के लोगों का जो आज इस प्रकार से जो है आपस में भाईचारा के तहत जो आज देखने को मिला, ऐसा संदेश सब जगह जाए। मारवाड़ी समाज के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी होली उत्सव के पूर्व एक सकल कोर्ट का आयोजन किया गया है, जिसे होलिका उत्सव कहते हैं। और इसमें फारबिसगंज के सारे मारवाड़ी समाज सहभागी बनते हैं। लगभग 1500 से 2000 लोग इसमें शामिल होते हैं, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम होता है। राजस्थानी से लोकगीत के आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, सभी लोग मिलते हैं, प्रसाद का आयोजन किया जाता है। और इस साल के कार्यक्रम की एक विशेष बात यह है कि हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि 85 वर्ष से ऊपर के हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाता है समाज के द्वारा और कामना की जाती है कि वो हमारा आगे भी मार्गदर्शन करते रहें। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बयान दिया। इस दरमियान क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। और बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग गिरा रहे हैं, उसमें भी ये शर्म का विषय है। उस गरिमा विहीन राजनीति में भी इसको मैं कौन सी संज्ञा दूं? ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं सम्राट जी? कुछ भी नहीं छोड़िएगा, मानवीयता नाम का कुछ भी नहीं, मतलब कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आप एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। हालांकि वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा नहीं, भाव समझने की जरूरत है। माननीय सम्राट चौधरी जी का जो बयान है उसके निहितार्थ भाषा नहीं, भाव समझने की जरूरत है। जो माननीय लालू प्रसाद जी की कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली के अनुरूप उदाहरण के साथ उन्होंने ये मंतव्य दिया है कि माननीय लालू प्रसाद जी गिव एंड टेक की राजनीति में विश्वास करते हैं। हमारी यह समझ है कि भाषा नहीं, भाव समझने की जरूरत है कि भाई माननीय लालू प्रसाद जी की जो कार्यशैली रही है उसको उदाहरण के तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है। अब इसके भावार्थ जो जिस रूप में लगाई तो उनका विषय हो सकता है।
खबर सीतामढ़ी से है, जहां होली पर्व को लेकर भारी तादाद में मंगाई गई शराब की खेप को सीतामढ़ी के नगर थाना पुलिस ने बरामद किया। घर को ही शराब का गोदाम बना दिया गया। सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के रिंग बांध पर एक आवासीय मकान की अगर बात की जाए तो यहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करके बड़ी तादाद में शराब का जखीरा बरामद किया और इस मामले में शराब तस्कर बंटी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कि बांध पर अवैध रूप से व्यापक पैमाने पर शराब की बिक्री हो रही है। तो सूचना सत्यापन के लिए सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार को भेजा गया, जिनके द्वारा छापामारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब बरामदगी की गई है, जिसकी गिनती की जा रही है। गिनती बात इस पर FIR किया जा रहा है और एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। खबर कैमूर से है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों शामिल होकर चुनाव में अपना दांव आजमा रही हैं और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव कांग्रेस में जाते ही आपको बता दें कि जाप के नेता कांग्रेस में शामिल होने लगे। साथ ही भभुआ कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव और भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उनके आगमन पर होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस के जिले भर के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बहुत ही सोच समझ करके और आज जन अधिकार पार्टी जन नायक पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ित आंसू दर्द पीड़ा का और मुख्य विपक्ष की भूमिका में एक ताकत के साथ उभरी थी। परंतु हम पार्टी बनाने की अभी बात नहीं है और पार्टी बचाने और विलय करने की बात नहीं है। अभी सवाल है देश बचाने, अभी सवाल है संविधान बचाने का। बहुत कैमूर जिले के भभुआ शहर के वार्ड नंबर 6 में एक मकान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल युवक का शव कई दिनों से कमरे में सड़ रहा था। युवक के मामा जब उसके संपर्क में न हो पाने पर उसके घर पहुंचे तो फिर देखा कि ये युवक मृत अवस्था में पाया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच हो रही है। हमारे भतीजा का घर में न मालूम किस तरह से उसका मृत्यु हो गया था। 2-3 दिन पहले का हुआ था। हमको आज पता चला। हम कोरी गांव में थे। जब फोन लोग किया तो हम वहां से आए दौड़े तो देखे खिड़की बगल तो मतलब खून वगैरह बहा हुआ था वहां पर। उसके बाद प्रशासन को बुलाए हम लोग। प्रशासन द्वारा केवाड़ी खुलवाया गया। उसके बाद तो हम लोग सारी मामला को देखा। किस स्थिति में थे? वो गिरे हुए थे, सर के बगल ब्लड उसका पूरा बहा हुआ था। किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के दामलवाड़ी सरपंच कार्यालय में होली पर्व को लेकर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बैठक में दामलवाड़ी, परलावाड़ी और जहांगीरपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि सहित दामलवाड़ी बाजार के अष्टयाम कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। उधर किशनगंज जिले में एंट्री माफियाओं का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करी गिरोह की सूचना पर वाहन जांच अभियान चलाकर कोचाधामन थाना क्षेत्र में यहां सोथा चौक और बहादुरगंज थाना क्षेत्र के LRP चौक से 63 मवेशी और 12 वाहनों को जब्त कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 22 लोगों में ज्यादातर ड्राइवर और खलासी शामिल हैं। कहाँ का जेल गया था सर? किस थाना से जेल गया?